बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today I'm going to present a research topic to Dr. Nadeem Sabr Saab. My name is Muhammad Uzair Khalid, roll number 1000046. Physics morning batch. Today's topic of my presentation is effect of zinc concentration on structural and magnetic. In other words, we can say that physical and magnetic properties of mixed cobalt zinc ferrites nanoparticles synthesized by Solgel method. सबसे पहले बात करेंगे हम कंटेंट की। हमारे पास कंटेंट क्या होगा, हम कंटेंट में नंबर वाइज चलेंगे। जैसे कि सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट रहेंगे कि फेराइड्स क्या होते हैं, और उसके बाद हम नैनो पार्टिकल्स किन पार्टिकल्स को कहते हैं। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि सोल्जल मेथड क्या होता है और एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हमने कौन सी यूज़ की हैं। उसके बाद हम करेक्टराइजेशन में कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, उनमें कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती है। जैसे कि XRD यूज होती है, SCM यूज होती है, FTIR होती है, या कौन सी यूज होती है, ये हम देखेंगे। उसके बाद हम रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे एंड पे कंक्लूजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट को। तो सोल्जल मेथड एक बहुत ही सूटेबल मेथड है जो कि मुख्तलिफ तौर पे जो हमारे पास फ्रेड्स हैं उनको सिंथेसाइज करने के लिए, नैनो पार्टिकल्स को सिंथेसाइज करने के लिए यूज होता है। इसमें हम शुरू से लेके एंड तक अपने मटेरियल की जांच कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं कि हमने आया हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें पाउडर चाहिए, हमें उसके ग्रेन्स चाहिए, जो भी हमें लिक्विड चाहिए, सस्पेंशन चाहिए, जो भी हमें चाहिए प्रोडक्ट फॉर्म में, वो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस केस में हमने एक कोबाल्ट जिंक फेराइड्स लिया, यानी कोबाल्ट फेराइड लिया है और उसमें जिंक की डोपिंग करवाई है, तो उसको मिक्स्ड कोबाल्ट जिंक फेराइड बना दिया है। और इसमें जिंक की कंसंट्रेशन को हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, जो कि एक्स 0.0 से 0.3 तक हम चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद हमने एब्स्ट्रैक्ट में ये मैं बताने जा रहा हूँ कि हमने टेक्निक्स यूज की है, XRD को यूज किया और SCM को यूज किया। उसके बाद इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करके हमने उसकी फेज प्योरिटी यानी इसका क्रिस्टलाइन साइज उसके बारे में जांच की है कि ये प्योर है या नहीं, इसमें स्ट्रक्चर कौन सा स्पिनर स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल है या गार्नेट फेराइड्स हैं, कौन से फेराइड्स हैं, ये उस चीज़ को चेक किया। और उसके बाद उसकी माइक्रो स्ट्रक्चरल यानी उसके अंदर वाली चीज़ों को मुआयना करने के लिए, उसकी मॉर्फोलॉजी को फाइंड करने के लिए हमने स्कैनर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को यूज किया है। और दो हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को भी यूज कर सकते हैं। और हमें ये रिजल्ट तकरीबन हासिल हुए हैं कि हमारे जो क्रिस्टलाइट साइज है वो एक फिजिबल रेंज के अंदर है, यानी कि 11 नैनोमीटर से 28 नैनोमीटर के दरमियान में लाई करेगा। तो ये हमारा एक विजन था। और उसके बाद हम चेक करेंगे कि जिंक की अगर सब्स्टिट्यूशन इनको इंक्रीज किया जाता है, इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाता है, तो उसकी सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन पे क्या असर पड़ेगा, आया वो इंक्रीज होगी या वो डिक्रीज होगी, उस पर क्या इफेक्ट होगा, ये हम चेक करेंगे। और उसकी कोर्सिविटी में क्या चेंज आएगी, क्या वो भी बढ़ेगी या डिक्रीज होगी, या क्या उस पर अमल होगा, ये हम फर्दर चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेराइड्स की कि फेराइड्स होते क्या हैं। तो पहला जो फेराइट है वो 1930 में टोक्यो की एक लैब में यूगोरो और तकीशी दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रिपेयर किया था। इसको प्रिपेयर करना कैसे है कि सबसे पहले हम आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3 एक लार्ज अमाउंट में लेते हैं, और उसके साथ कोई भी मेटल ऑक्साइड है, जिंक हो सकता है, मैग्नीज हो सकता है, निकल हो सकता है, उनको आपस में मिक्स करके उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर हम हीट अप करते हैं, जैसे कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड 300 केल्विन, और फर्दर मोर टेम्परेचर जितना भी हमें रिक्वायर होता है उस पर हम उसको हीटअप करेंगे और देखेंगे कि जो हमारा मेटल ऑक्साइड है और फेरस ऑक्साइड है यानी आयरन ऑक्साइड है, ये आपस में मिलकर एक फेराइट बना देंगे। इनको फेरी फेरी सॉरी फेरिक ऑक्साइड मटेरियल्स भी कहा जाता है। फेराइट्स बेसिकली इंसुलेटर्स होते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी मैग्नेट है उसकी तरफ इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं, और इनको जैसे ये फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं तो ये इजीली मैग्नेटाइज्ड भी हो जाते हैं। फर्दर हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो
फ्रेट्स हैं उनकी कितनी टाइप्स हैं। अगर उनको हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर हम डिवाइड करें तो उनकी टू फैमिलीज हैं, जैसे कि हार्ड फ्रेट्स, सॉफ्ट फ्रेट्स। हार्ड फ्रेट्स में वो फ्रेट्स आते हैं जिनकी कोर्सिविटी, कोर्सिविटी में मीन के उनकी कोर्सिविटी इंक्रीज होती है, मतलब हाई होती है, और वो इजीली मैग्नेटाइज नहीं होते, डीमैग्नेटाइज नहीं होते। इजीली मैग्नेटाइज तो हो जाते हैं, लेकिन दोबारा उनको अगर डीमैग्नेटाइज किया जाए तो वो इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं होते, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी से वो डीमैग्नेटाइज। उसके बाद हमारे पास आते हैं सॉफ्ट फ्रेट्स। सॉफ्ट फ्रेट्स ऐसे फ्रेट्स होते हैं जिनकी कोर्सिविटी लो होती है और वो इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। अब बात करें हम इनकी स्ट्रक्चरल बुनियाद पे डिवाइडेंस की, तो इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, हेक्सागोनल, स्पिनल एंड गार्नेट फ्रेट्स। और इनमें सबसे जो फीजिबल है या जो फेवरेबल है वो स्पिनल फ्रेट्स है। जैसे कोबाल्ट फ्रेट एक बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसकी स्पिनल स्ट्रक्चर की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है आजकल। अब हम फ्रेट्स की एप्लीकेशन की बात कर लें तो ये मैग्नेटिक कैटलिस्ट के तौर पर यूज हो रहा है, मैग्नेटिक सेंसर इससे बनाए जा रहे हैं, और ड्रग डिलीवरी एजेंट, बॉडी में ड्रग को प्रोड्यूस करने के लिए या उसको आगे पहुंचाने के लिए मैग्नेटिक ड्रग डिलीवरी एजेंट के तौर पर भी हम फ्रेट्स को यूज कर रहे हैं। नैनो पार्टिकल्स, हम नैनो पार्टिकल्स किन्हें कहते हैं और उनकी रेंज क्या है, क्या मतलब उनका उनको देखने का तरीकाकार है। मैग्नेट ऐसे पार्टिकल्स जिनका डायामीटर बहुत स्मॉल हो, इतना स्मॉल हो कि वो आम आंख से नजर ना आए, और उसकी रेंज कितनी हो, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक हो, तो हम उनको नैनो पार्टिकल्स कह देते हैं। वो दो के 100 नैनोमीटर से अब भी हो सकते हैं, जैसे कि 1 से 500 नैनोमीटर तक भी, उनको भी हम नैनो पार्टिकल्स ही कहते हैं, मतलब जिनका साइज स्मॉल हो एज कम्पेयर टू अदर माइक्रोस्ट्रक्चर्स। और ये आम आंख से नजर नहीं आते क्योंकि ये विजिबल रीजन में हमें लाई नहीं करते, और ये किसी और अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड रेडिएशन की मतलब वो एरा में लाई कर रहे हैं, तो इनको देखने के लिए स्पेशल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। आजकल हम देख रहे हैं कि हर चीज़ की प्रॉपर्टीज को हम चेंज कर सकते हैं, इसी तरह नैनो साइज जो मटेरियल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को भी हम चेंज कर सकते हैं। वो चेंज कैसे कर सकते हैं, हम नैनो पार्टिकल्स के या तो ग्रेन साइज चेंज करेंगे, या उनका सरफेस एरिया चेंज कर देंगे, या और कोई भी उनकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते, हम उनके इंटरप्लेनेट डिस्टेंस को चेंज कर सकते, हम उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। आगे हमने मेथड कौन सा यूज किया, हमने मेथड किया सोल जेल मेथड। तो सोल जेल मेथड जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि एक बहुत ही वास्ट और वैरायटीफुल मेथड है, और मैं कह सकता हूँ कि आप इनिशियल पोजीशन से फाइनल आपके प्रोडक्ट बनने तक हर स्टेप पे आप हर चीज को कंट्रोल कर सकते हो। इसमें जो मेजर जो सोल्जर मेथड के वो यूज है यही है कि इससे हम अपनी मर्जी का प्रोडक्ट या सिरामिक मटेरियल बना सकते हैं, या फ्राइड्स बना सकते हैं, या नैनो पार्टिकल के पाउडर बना सकते हैं, या कुछ भी जो भी हमें रिक्वायर है वो इजीली बना सकते हैं, क्योंकि ये लो टेम्परेचर है, इजी टू यूज है, और इसको हैंडल करना भी आसान है, क्योंकि ये लो टेम्परेचर पे है तो इसको हैंडल करना आसान है। जैसे कि मैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कंट्रोल हो सकता है। इसमें दो मेजर रिएक्शंस होते हैं जिनकी वजह से सारा काम चलता है। सबसे पहले तो सिंपल मिक्सिंग है कि हमने प्रिकर्सर लिया है, उसमें मेटालिक ऑक्साइड लिया है, और दूसरा हमारे पास जो भी है फ्लैट्स लिए हैं उनको आपस में मिक्स अप कर दिया है, और हमने मिक्स अप करके छोड़ दिया इसको। उनमें आपस में रिएक्शन होंगे उस मटेरियल में और पानी में, जैसे ये हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन होता है, इससे हमें एक नया प्रोडक्ट बनता है। वो प्रोडक्ट फिर आगे आपस में मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। वो आप ऐसे ऐसे इनकी डोरी चलती रहती है, इसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं, मतलब एक ही रिएक्शन से कितने ज्यादा चेन बन जाती है, उस चेन को पॉलीमराइजेशन कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं, और ये हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स में यही आ जाता है कि सबसे पहले हम एथेनॉल या एस्टिक एसिड को एज अ सोल्यूट यूज करते हैं, और उसमें हम अपने प्रिकर्सर को रख देते हैं, उसको सिंपल मिक्सिंग करके छोड़ देते हैं, फिर उनमें रिएक्शन होते हैं, फिर कास्टिंग होती है, मतलब रिएक्शन करने के बाद वो एक मोल्ड फॉर्म आ जाती है, एक जेल होती है, एक सोल होता है। सोल सस्पेंशन को कहते हैं, जेल जो है वो सोलिड लिक्विड टाइप की एक मटेरियल होता है जो कि आपके पास जो वेसल है उसके पेंदे में बैठ जाता है। इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम, सॉरी 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको गर्म करते हैं, और 30 मिनट के लिए कांस्टेंट स्टीरिंग करते हैं, और जब वो
सॉलिड और लिक्विड सोल्यूशन अलग अलग हो जाते हैं। सॉलिड लिक्विड यानी सॉलिड जो हमारे पास जेल होती है और सोल्यूशन हमारे पास सोल होता है। अब जेल को हम निकाल लेते हैं और उसको अपनी मर्जी के मुताबिक कास्टिंग कर लेते हैं, मतलब जिस तरह की शेप रिक्वायर होती है हम उस तरह की शेप में डाल लेते हैं। फिर जेलेशन होती है, जेलेशन का मतलब उनमें बांध टूटते हैं, बनते हैं, फिर जैसी वो शेप हमें रिक्वायर होती है वो बन जाती है। इसमें एजिंग का प्रोसेस है। एजिंग का प्रोसेस है मतलब उसको पड़ा रहने दिया जाता है काफ़ी देर, ताकि जो रिएक्शन होना है वो आपस में हो जाए। और ड्राइंग एंड पे जो हमारे पास है उसको ड्राई किया जाता है। डेंसिफिकेशन, डेंसिफिकेशन का मतलब है कि उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर हम हीटअप करते हैं ताकि वो उसको पाउडर फॉर्म में हम हासिल कर लें। तो ये था हमारे पास एक्सपेरिमेंटल टेक्निक जो हमने यूज़ की है। आगे आगे करेक्टराइजेशन जो कि इम्पोर्टेंट है किसी भी, आप अगर रिसर्च पेपर को पढ़ रहे हैं तो करेक्टराइजेशन इम्पोर्टेंट एक उसका मतलब पार्ट होता है। तो करेक्टराइजेशन में हम उसकी स्कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करेंगे, FTIR करेंगे, और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करेंगे, मैग्नेटिक MPMS करेंगे, और XRD भी करेंगे। सबसे पहले XRD के पैटर्न को हम व्यू कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें जो मेजर और इंटेंस पीक है वो 311 है। इसमें 311 मिलियन इंडिसेस को शो कर रहे हैं। और हम चेक कर रहे हैं कि जब भी हम जिंक की कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं तो सबसे इंटेंस पीक लेकिन 311 ही आ रही है। तो हम जो मोस्ट इंटेंस पीक होगी उसका फुल विथ हाफ मैक्सिमा उस पर करेंगे, और शिरर फार्मूला यूज करके A इज इक्वल टू डी, डी यहाँ पर डेंसिटी को शो कर रहा है, H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर L स्क्वायर 1/2 उनकी पावर। तो उस फार्मूला को यूज करके हम लेटेस्ट कांस्टेंट निकाल लेंगे। हम चेक कर रहे हैं कि लेटेस्ट कांस्टेंट उसमें कोई कमी नहीं आ रही, मतलब उनके दरमियान जो इंटरप्लैनेटरी डिस्टेंस है वो सेम ही है, लेकिन जो हमारे पास है उसका क्रिस्टलाइट साइज है वो चेंज हो रहा है। वो चेंज कितना कर रहा है, वो लाई कर रहा है एक रेंज के दरमियान में 11 नैनोमीटर से 28 नैनोमीटर। 11 नैनोमीटर है तब है जब हमारे पास जिंक कंसंट्रेशन जीरो है, जब हमने नहीं उसमें मजीद ऐड किया या उसको चेंज नहीं किया तब हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो है 11 नैनोमीटर। फिर हम चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28 नैनोमीटर। ये देखें यहाँ पे श्रेड फार्मूला यूज करके हमने जो निकाला है वो 27 नैनोमीटर है। लेटेस्ट को फार्मूले को कैलकुलेट करने के लिए भी एक फार्मूला है, इज इक्वल टू डी एच के एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एल स्क्वायर ऊपर इसके आगे 1/2। ये हमें शो कर रहा है कि जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आया है, जो हमारे पास मटेरियल था, ये इसका स्ट्रक्चर है, स्पिनल स्ट्रक्चर है। रिजल्ट्स रिजल्ट्स में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो सबसे मेजर पीक है वो 311 है। तो उसमें सीरियल फार्मूला यूज किया और हमने वैल्यू निकाली 11 नैनोमीटर से 28 नैनोमीटर। ये तो अब डिस्कस हो गया है XRD के ग्राफ में। अब हम चेक करेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आ रही है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में अगर जिंक की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो उसकी कोर्सिविटी डिक्रीज कर जाती है, तो वो 2000 ऑस्टर से 1770 ऑस्टर तक पहुंच जाती है। इस ग्राफ में आप चेक कर लें कि जो ब्लू लाइन है ये हमारे पास कोर्सिविटी को शो कर रही है। ये देखें 2000 है उसकी वैल्यू और इधर 250 से भी नीचे जा रही है, मतलब उसमें डिक्रीज हो रही है वो वैल्यू। और एंड पे है कि सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, उसकी वैल्यू जब हम x0 पे कैलकुलेट करते हैं तो वो है 60.92 EMU पर ग्राम। और उस पे एवरेज पार्टिकल साइज जो हमारे पास है वो 11.7 नैनोमीटर है। इसके बाद जब हम जिंक की सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसकी सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज कर जाती है, वो बन जाती है 74.67 EMU पर ग्राम। किस वैल्यू पे x इज इक्वल टू 0.3। इसमें जो ब्लैक लाइन है वो सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन को शो कर रही है। यहाँ पे 60 के ऊपर थोड़ा सा ग्राफ है तो ये शो कर रहा है कि 68 से वैल्यू इसकी स्टार्ट हो रही है, 62 से 60 से वैल्यू स्टार्ट हो रही है और 74 तक वैल्यू जा रही है। तो ये सारा टेम्परेचर, सारे प्रोसेस में जो टेम्परेचर था वो 300 के था, 300 केल्विन था। कंक्लूजन में आए तो यही है कि पार्टिकल ऑफ जिंक सब्सिट्यूट कोबाल्ट हैव बीन सक्सेसफुली सोल्जर मेथड को यूज करके हमने उनको
सक्सेसफुली प्रिपेयर किया, उनको एनालिसिस किया है। स्पिनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाज वेरीफाइड बाय एक्सआरडी। तो एक्सआरडी को यूज करके हमने जो मेन चीज निकाली थी कि वो उनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर स्पिनल था, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई थी। एंड पे लेटेस्ट कांस्टेंट जो है वो जिंक के साथ वेरी नहीं करता, सॉरी जिंक के साथ वेरी करता है, लेकिन उसका जो क्रिस्टलाइट साइज है वो वेरी नहीं करता, वो एक रेंज के दरमियान ही रहता है। वो तकरीबन वैल्यू 27 नैनोमीटर शुरू में आई थी और एंड पे भी वही है, मतलब वो क्रिस्टलाइट साइज में कोई चेंजिंग नहीं आ रही, लेकिन लेटेस्ट कॉन्सेंट चेंज हो रहा है। कोरेस्टिविटी एज डिस्कस्ड अबव इन द ग्राफ कि वो डिक्रीज हो रही है और सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे हमारी प्रेजेंटेशन एंड हो गई है। थैंक यू सो मच।